हेलो गाइस, क्या हाल है दोस्तों। मैं वापस आ गया हूं एक और नए मानहवा के साथ। ये मानहवा भी मेरे पिछले मानहवा वाले वीडियो की तरह बहुत ही मजेदार है। इस वीडियो में अगर हम 500 लाइक्स तक पहुंच जाते हैं तो मैं इसका नया पार्ट तुरंत लेकर आऊंगा। और जो मानहवा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स जानते ही हैं कि इसका नया पार्ट अभी तक अपलोड नहीं हुआ था, लेकिन अब ये 2 दिन में आ जाएगा। तो चलिए और देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। ये लड़का हमेशा से स्कूल में बुलिंग का नंबर 1 टारगेट रहा है। उसकी जिंदगी इतनी मिजरेबल थी कि उससे ज्यादा शायद हो ही नहीं सकती। और वजह सिर्फ एक, उसने कभी भी अपनी पावर्स अवेकन नहीं की थी। इस दुनिया में बिना पावर्स होना मतलब जीते जी मरा हुआ इंसान। हर कोई उसका मजाक उड़ाता था, उसे कमजोर समझता था। एक शाम जब वो स्टोर से वापस आ रहा था, पुलिस ने फाइनली लाइन क्रॉस कर दी। इस बार वो उसे डराने नहीं आए थे, वो उसे किल करने आए थे। सुबारू भागने की कोशिश करता है, लेकिन बिना पावर्स के वो ज्यादा दूर नहीं जा पाता। एक बुली उसके हाथ पर स्लैश करता है और उसे एक डेड एंड में कॉर्नर कर देते हैं। सुबारू गिर पड़ता है और फिर शुरू होती है ब्रूटल बीटिंग। मुक्कों और लातों से उसका चेहरा पूरी तरह ब्लडी मैस बन चुका होता है। लेकिन सुबारू यहां मरना नहीं चाहता। उसे लगता है ये बहुत अनफेयर है, उसकी लाइफ ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। असल में इस दुनिया में मॉन्स्टर्स रेड हेल डोर्स के जरिए आते हैं। इनके साथ आते हैं अलग अलग रंगों के ट्रायल डोर्स। डोर का कलर जितना रेयर, इंसान को मिलने वाली पावर उतनी ही ज्यादा डेंजरस। जो भी इंसान सबसे पहले किसी डोर में एंटर करके उसका ट्रायल क्लियर करता है, वही मॉन्स्टर्स को मारने की पावर हासिल करता है। 10 साल पहले सुबारू अपने ब्रदर के साथ टीवी देख रहा था, तभी उसके सामने एक रेयर गोल्डन डोर प्रकट हुआ। सुबारू जैसे ही अंदर जाने वाला था, उसका ही भाई उसे धक्का देकर खुद अंदर घुस गया। उस पावर को स्टील कर लिया जो असल में सुबारू की थी, और उसके बाद उसका भाई उसकी जिंदगी को पुलिस से भी ज्यादा हेल बना देता है। अब जमीन पर पड़ा हुआ सुबारू अपने अटैकर्स के सामने हेल्पलेस है। वो दिल से बस एक ही चीज मांगता है, 1 मोर चांस टू लिव। और तभी अचानक एक बुली का शरीर 2 हिस्सों में कट जाता है। एक डोर कहीं से भी प्रकट होता है। बाकी बुलीज फ्रीज हो जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि अभी अभी हुआ क्या है। वो डोर धीरे धीरे अपना कलर बदलने लगता है। पहले कॉपर, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड, और फिर वो एक ऐसे कलर में बदल जाता है जिसे इस दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। रेनबो डोर। इस बार सुबारू हिचकिचाता नहीं है। पुलिस जब उसे मारने की आखिरी कोशिश करते हैं, यहां तक कि उसके लेग्स काट देते हैं, तब भी वो पीछे नहीं हटता। इस बार वो सब कुछ वापस लेने वाला है, वो सब कुछ जो उससे छीना गया था। सुबारू बिना रुके रेनबो डोर के अंदर कूद जाता है। अंदर जाते ही वो खुद को एक अजीब सी जगह में पाता है। उसके सामने एक क्रीचर खड़ा है। इंसानों जैसे हाथ पैर हैं, लेकिन उसका चेहरा बिना आंखों के है, एकदम एम्प्टी। उस अजीब और डरावने अस्तित्व का नाम है वैंक्विश। वैंक्विश सुबारू के बैटर्ड बॉडी को देखता है और बस हाथ हिलाते ही उसका हार्ट, लंग्स और लेग्स पूरी तरह रिस्टोर हो जाते हैं। अगले ही पल सुबारू अपने शरीर में जबरदस्त ताकत लौटती हुई महसूस करता है। वो खड़ा होता है और उस फिगर की तरफ देखता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस क्रीचर के चेहरे पर जाती है, या कहें आंखों की नॉन एग्जिस्टेंस पर, सुबारू डर के मारे पीछे हट जाता है। तभी उसे एहसास होता है ये कोई आम मॉन्स्टर नहीं है, ये इस जगह का रूलर है। यही अस्तित्व सुबारू के ट्रायल को ओवरसी करेगा, और यहीं से उसकी असली जर्नी शुरू होती है। रेनबो डोर के अंदर खड़ा सुबारू हियासाका की कही हुई बातें याद करता है। ट्रायल क्लियर करने के लिए उसे इस जगह के रूलर पर अटैक करना होगा, लेकिन उसके सामने खड़ा क्रीचर इतना मॉन्स्ट्रस है कि सुबारू एक पल के लिए फ्रीज हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो इस पर हिट कैसे करेगा। सुबारू चुप रहता है। उसकी ये चुप्पी डोर के ओनर की नजर से नहीं बचती। वैंक्विश बोलता है और पूछता है कि वो फाइट की तैयारी क्यों नहीं कर रहा। सुबारू घबराए हुए स्वर में कहता है कि वो ठीक है, लेकिन रूलर उसे और टाइम नहीं देता। वो कोल्ड आवाज में कहता है, ट्रायल स्टार्ट्स नाउ। सुबारू के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा होता है, रेनबो डोर आखिर है क्या? उसने इसके बारे में कभी सुना ही नहीं था। उसकी हेजिटेशन देखकर वैंक्विश बिल्कुल भी इंप्रेस्ड नहीं होता। बिना किसी वार्निंग के वो एक ऐसा मूव दिखाता है जिसमें उसकी ओवरवेलमिंग पावर साफ नजर आती है। उस एक पल में सुबारू की रूह तक कांप जाती है। अब उसे खुद पर ही शक होने लगता है, क्या वो सच में इस रूलर को टच भी कर पाएगा? वैंक्विश फिर से उसे अटैक करने का आदेश देता है। सुबारू के पैर कांपने लगते हैं। ये देखकर रूलर सवाल करता है कि इतना अनश्योर इंसान आखिर इस डोर के लिए चूज कैसे किया गया। सुबारू की कमजोरी को और उभारने के लिए वैंक्विश उसके पास कई सोर्ड्स फेंक देता है और कहता है कि एक चुनो और फाइट करो। फिर वो उसे एक चॉइस देता है, या तो फाइट करके खुद को प्रूव करो, या फिर पीछे मौजूद डोर से बाहर निकल जाओ, अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट जाओ। डरा हुआ और पूरी तरह ओवरवेल्म्ड सुबारू बाहर निकलने के लिए डोर नॉब पकड़ लेता है। वही जिंदगी जहां ह्यूमिलिएशन, बुलिंग और मिजरी उसका इंतजार कर रही है। जैसे ही वो दरवाजा घुमाने वाला होता है, रूलर उसे रोक देता है। वैंक्विश को समझ नहीं आता कि जो लड़का कभी पावर और चेंज के लिए तड़पता था, वो अब उसी जिंदगी में वापस जाने को तैयार क्यों है जिससे वो भागना चाहता था। रूलर के ये शब्द सुबारू को उसके डर और इनसिक्योरिटी से फेस टू फेस खड़ा कर देते हैं।
लेकिन डर जीत जाता है। सुबारू ट्रायल छोड़ने का फैसला करता है और डोर नॉब घुमा देता है। ये देखकर वैंक्विश डिसअपॉइंटमेंट के साथ उसे एक ही शब्द कहता है, इंसेक्ट। ये शब्द सुबारू के दिल में तीर की तरह चुभ जाता है। उसे वो सारे पल याद आ जाते हैं जब बुलीज ने उसे इसी नाम से नीचा दिखाया था। सालों से दबा हुआ गुस्सा अचानक फूट पड़ता है। वो दरवाजे पर जोर जोर से मुक्के मारने लगता है, अपनी फ्रस्ट्रेशन चीख चीख कर बाहर निकालता है। अब सुबारू रूलर की तरफ मुड़ता है। वो वैंक्विश पर इल्जाम लगाता है, उसकी क्रूअल्टी और एरोगेंस पर, उस पावर पर जिससे वो दूसरों को मॉक करता है, उन्हें बिलिटल करता है। डोर का ओनर एक हल्की सी स्मर्क देता है जो सुबारू के गुस्से को और भड़का देती है। हेट्रेड और डिफायंस से भरा हुआ सुबारू पूरी ताकत के साथ वैंक्विश के चेहरे पर पंच मार देता है। उस एक स्ट्राइक में इतनी रॉ एनर्जी होती है कि हवा तक कांप जाती है। वैंक्विश उस अटैक को ऑब्जर्व करता है और फिर कामली बोलता है, ट्रायल कंप्लीट। वो समझाता है कि सुबारू का गुस्सा अब सिर्फ एंगर नहीं रहा, वो पावर में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। वैंक्विश धीरे धीरे सुबारू के पास आता है और अचानक उसके कंधे पर जोर से बाइट कर लेता है। अगले ही पल सुबारू के पूरे शरीर में अनबेरेबल पेन फैल जाता है। रिफ्लेक्स में दर्द और गुस्से से पागल होकर सुबारू भी वैंक्विश को काट लेता है और उसी के साथ ट्रांसफर पूरा हो जाता है। वैंक्विश ऐलान करता है कि सुबारू ने ट्रायल पास कर लिया है और अब वो ऑफिशियली एक प्लेयर बन चुका है। वो अपना नाम दोबारा इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि वो दोनों फिर मिलेंगे। तभी सुबारू के सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाई देता है, स्किल एक्वायर्ड ब्लड मोल्ड लेवल 1, और साथ ही वार्निंग आती है कि डोर 30 सेकंड्स में डिसअपियर हो जाएगा। अचानक जमीन कांपने लगती है। सुबारू के पैरों के नीचे का फ्लोर टूटने लगता है। चारों तरफ डिब्रीज गिर रहा होता है और डर उसे जकड़ लेता है। उसका शरीर अभी भी ठीक से मूव नहीं कर पा रहा। उसे एहसास होता है, अगर अभी नहीं भागा तो सब खत्म। बाहर कुछ कॉपर रैंक्ड प्लेयर्स देखते हैं कि रेनबो डोर टूटने लगा है। वो मान लेते हैं कि सुबारू ट्रायल में फेल हो गया होगा। हंसते हुए उसे लूजर कहने लगते हैं। लेकिन तभी टूटते हुए डोर के बीच से सुबारू बाहर निकल आता है। कॉपर प्लेयर्स की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। किसी ने भी रेनबो डोर से जिंदा निकलने की कल्पना तक नहीं की थी। और जब सुबारू पूरी तरह बाहर कदम रखता है, अब एक प्लेयर के रूप में उसकी आंखें चमक रही होती हैं, वाइब्रेंट रेनबो कलर्स में। वो नजारा इतना ओवरवेलमिंग होता है कि पास खड़े दोनों कॉपर रैंक्ड प्लेयर्स बस उसे देखते ही रह जाते हैं। उनका शौक ज्यादा देर नहीं टिकता, जल्द ही वो हॉस्टिलिटी में बदल जाता है। प्लेयर्स में से एक सवाटरी सुबारू पर इल्जाम लगाता है कि उसने डोर की अपॉर्चुनिटी स्टील कर ली है। गुस्से से भरा हुआ सवाटारी अपनी सोर्ड निकालता है और बिना एक पल सोचे सुबारू पर चार्ज कर देता है। लेकिन जो होता है वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सुबारू आसानी से अटैक डॉज कर जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसके चारों तरफ की दुनिया स्लो मोशन में चल रही हो। सवाटारी बार बार सोर्ड स्विंग करता है, लेकिन सुबारू हर एक स्ट्राइक को बिना किसी एफर्ट के अवॉइड कर लेता है। उसकी मूवमेंट्स इतनी प्रिसाइज होती हैं कि सब देखते ही रह जाते हैं। फाइट तभी पूरी तरह पलट जाती है जब सुबारू मिड स्विंग में ही सवाटारी का हाथ पकड़ लेता है और उसका मोमेंटम एकदम रोक देता है। फ्रस्ट्रेशन में पागल होकर सवाटारी सीधा सुबारू के चेहरे पर पंच मारता है। सुबारू इंपैक्ट के लिए खुद को ब्रेस करता है, लेकिन उसे सिर्फ हल्की सी स्टिंग महसूस होती है। और तभी उसके सामने अचानक एक ग्लोविंग स्क्रीन दिखाई देती है। सुबारू घबरा जाता है, लेकिन स्क्रीन पर जो दिखता है वो और भी शॉकिंग होता है। एक HP गेज, HP 155-173। स्क्रीन एक्सप्लेन करती है कि अगर उसका HP 0 पर आ गया तो वो इनकैपेसिटेटेड हो जाएगा। इस रियलाइजेशन के साथ सुबारू समझ जाता है कि अब उसे ब्लाइंडली फाइट नहीं करना है, उसे खुद को प्रोटेक्ट करना होगा, स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक तरीके से, ताकि उसका HP कम ना हो। पहली बार सुबारू दुनिया को एक गेम की तरह देखता है। ग्लोविंग HP बार, डिटेल्ड मेन्यू, सिस्टम स्क्रीन्स, सब कुछ अनरियल लग रहा होता है, लेकिन साथ ही इनक्रेडिबली एम्पावरिंग भी। अब उसे समझ आ जाता है, यही वो नजरिया है जिससे प्लेयर्स इस दुनिया को देखते हैं, और अब वो भी उनमें से एक है। सवाटारी और उसका साथी भी सुबारू में आए इस बदलाव को नोटिस करते हैं। ये रियलाइजेशन कि सुबारू अब एक फुल फ्लेज्ड प्लेयर बन चुका है, सवाटारी को अंदर से जला देती है। अपने से कमजोर समझे जाने वाले इंसान को चोट तक न पहुंचा पाने से सवाटारी पूरी तरह फ्यूरियस हो जाता है। गुस्से में वो अपनी सबसे पावरफुल स्किल समन करता है, रेड रोज। सुबारू खुद को संभालता है। जैसे ही सवाटारी एक और अटैक अनलीश करता है, इस बार पहले से कहीं ज्यादा पावर के साथ। अटैक की फोर्स इतनी ओवरवेलमिंग होती है कि हवा तक फटने लगती है। सुबारू अपने आर्म से किसी तरह ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन इम्पैक्ट उसे हिलाकर रख देता है। उसका दिल बैठ जाता है। उसे लगता है कि अब वो मरने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो जिंदा रहता है, बस उसका HP कम होता है। सुबारू सामने फ्लोटिंग ग्लोविंग स्क्रीन देखता है, HP 121-173। धीरे धीरे पैनिक उसे जकड़ने लगता है। अगर ऐसे ही अटैक्स आते रहे तो उसका HP 0 हो जाएगा, और 0 का मतलब है डिफीट।
दूसरी तरफ सवाटारी खुद शॉक्ड रह जाता है। उसकी रेड रोज स्किल जो एक कार तक को डिस्ट्रॉय कर सकती है, सुबारू की वाइटैलिटी को बेयरली डेंट कर पाई थी। ये सच उसे अंदर से हिला देता है। उसका साथी सिचुएशन की सीरियसनेस समझ जाता है और सवाटारी से पीछे हटने को कहता है। वो बताता है कि रेनबो डोर की पावर शायद गोल्ड डोर से भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन सवाटारी पीछे हटने वाला नहीं था। उसका प्राइड और सुबारू की ग्रोविंग पोटेंशियल का डर उसे अंधा कर चुका था। वो कहता है कि सुबारू को अभी इसी वक्त लेवल 1 पर ही मारना होगा, क्योंकि अगर वो आगे और स्ट्रांग हो गया तो कोई उसे रोक नहीं पाएगा। उनकी बातों के बीच सुबारू उनकी मर्डरस इंटेंट महसूस कर लेता है। वो भागने का फैसला करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। सवाटारी का दोस्त एक आश वायर्ड स्किल एक्टिवेट करता है। मेटालिक जैसी अनब्रेकेबल वायर्स सुबारू को चारों तरफ से जकड़ लेती हैं। उसका शरीर पूरी तरह इमोबिलाइज हो जाता है। सुबारू हॉरर के साथ देखता है जैसे सवाटारी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है, सोर्ड ड्रॉन, फाइनल ब्लो देने के लिए रेडी। डेस्परेशन सुबारू के दिमाग पर हावी हो जाती है। उसे पता है कि अगर अभी कोई स्किल यूज नहीं की तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, उसे ये भी नहीं पता कि स्किल एक्टिवेट कैसे करते हैं। जैसे ही सवाटारी उस पर झपटता है, सुबारू के अंदर कुछ इंस्टिंक्टिव सा एक्टिवेट हो जाता है। अचानक उसके शरीर से 4 सोर्ड्स बाहर निकलते हैं और उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेते हैं। अगले ही पल ये सोर्ड्स सवाटारी के अटैक को पूरी तरह ब्लॉक कर देते हैं। ये नजारा देखकर हर कोई शॉक हो जाता है, यहाँ तक कि सुबारू खुद भी बिना जाने बिना सोचे उसने एक स्किल एक्टिवेट कर दी थी। ये साफ हो जाता है कि रेनबो डोर से मिली पावर सुबारू की कल्पना से कहीं ज्यादा टेरिफाइंग है। एक पल के लिए सुबारू सोचता है कि वो सवाटारी पर ब्लड मोल्ड यूज कर दे, लेकिन हेजिटेट कर जाता है। फ्रस्ट्रेशन में वो जोर से वैंक्विश को पुकारता है। कुछ ही मोमेंट्स बाद वैंक्विश प्रकट होता है। वो साफ शब्दों में चेतावनी देता है, ये आखिरी बार है जब वो उसकी मदद कर रहा है। फिर वो एक्सप्लेन करता है कि ब्लड मोल्ड सुबारू को 10 सेकंड्स के लिए ब्लड की स्टेट को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी देता है। और फिर एक और शॉकिंग ट्रूथ सामने आता है, जो सोर्ड सुबारू चला रहा था वो उसके अपने खून से बनी थी। वैंक्विश सुबारू से कहता है कि बाकी सब उसे खुद फिगर आउट करना होगा। वो उसे सलाह देता है कि अपने हेट्रेड को दबाने के बजाय उसे वेपन की तरह इस्तेमाल करे। ये कहकर वैंक्विश गायब हो जाता है। उसी के साथ सुबारू की सोर्ड्स भी डिसॉल्व हो जाती हैं। वैंक्विश के जाते ही सवाटारी मौका नहीं छोड़ता। वो फिर से ब्लेड के साथ अटैक करता है। सुबारू बाल बाल डॉज करता है, लेकिन सवाटारी रुकने वाला नहीं है। वो चिल्लाते हुए आरोप लगाता है कि सुबारू ने उनका डोर स्टील किया और उनके दोस्त को मार दिया। सुबारू खुद को डिफेंड करता है। वो कहता है कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने पहले उसे किल करने की कोशिश की थी। लेकिन सवाटारी जहर भरी आवाज में पलटकर जवाब देता है, अगर सुबारू बस मर गया होता तो ये सब कभी नहीं होता और उनका दोस्त आज भी जिंदा होता। ये शब्द सुबारू के अंदर एक गहरी हेट्रेड को जगा देते हैं। उसका डर पूरी तरह रिजॉल्व में बदल जाता है। अब पीछे हटने का कोई सवाल नहीं था। दोनों फाइटर्स एक दूसरे की तरफ चार्ज करते हैं। सवाटारी पहला वार करता है, लेकिन इस बार सुबारू पीछे नहीं हटता। वो एक जबरदस्त काउंटर करता है, इतना पावरफुल कि सवाटारी की सोर्ड वहीं के वहीं शैटर हो जाती है। अगले ही पल सुबारू अपनी पूरी ताकत के साथ एक और पंच अनलीश करता है। इंपैक्ट इतना खतरनाक होता है कि सवाटारी हवा में उछल जाता है और फिर जमीन पर एक जोरदार क्रैश के साथ आकर गिरता है। सुबारू फॉलो अप करने ही वाला होता है कि तभी सवाटारी का एक दोस्त वायर स्किल का इस्तेमाल करता है। वो सवाटारी को हवा में उठा लेता है और उसे लेकर भाग जाता है। भागते हुए उसका दोस्त शॉक में सोचता है, सुबारू ने एक ही स्ट्राइक में सवाटारी का पूरा एचपी ड्रेन कर दिया था। ये रियलाइजेशन उसके दिमाग को हिला देती है। अब इसमें कोई शक नहीं रह जाता कि रेनबो डोर की पावर गोल्डन डोर से कहीं ज्यादा है। और सबसे डरावनी बात यह थी कि सुबारू अभी भी सिर्फ लेवल 1 प्लेयर था। इधर बैटलफील्ड में खड़ा सुबारू हैवी ब्रीदिंग के साथ चारों तरफ देखता है। एड्रेनलिन अब भी उसके शरीर में दौड़ रहा होता है। पहली बार वो पूरी तरह समझ पाता है कि उसकी नई पावर कितनी टेरिफाइंग है। उसने एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को हराया है। जीत उसे रिलीफ देती है, लेकिन साथ ही एक नई डिटर्मिनेशन भी। अगली सुबह पुलिस एक ग्रिम सीन पर पहुंचती है। एक कॉपर प्लेयर की बॉडी सड़क के बीच पड़ी होती है, साफ साफ 2 टुकड़ों में कटी हुई। उस अटैक की ब्रूटल प्रिसीजन उन्हें हैरान कर देती है। ये किसी इंसान का काम नहीं लगता। कुछ ऑफिसर्स अंदाजा लगाते हैं कि शायद ये किसी मॉन्स्टर का काम हो सकता है। उसी कंफ्यूजन के बीच हियासाका सीन पर पहुंचता है, काल्म लेकिन बेहद ऑब्जर्वेंट। वो ऑफिसर्स को बताता है कि उसने पूरे एरिया को केयरफुली चेक किया है और कहीं भी किसी अंडरवर्ल्ड क्रीचर के होने का कोई सबूत नहीं मिला। पुलिस उसकी एक्सपर्टीज पर भरोसा करते हैं और उसकी मदद के लिए धन्यवाद देते हैं। बॉडी की फर्दर जांच करते हुए पुलिस को उस प्लेयर का रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलता है। कार्ड पर नाम लिखा होता है कुनिसाकी शुआरू, एक कॉपर रैंक्ड प्लेयर। ये देखते ही हियासाका का एक्सप्रेशन गंभीर हो जाता है। किसी कॉपर प्लेयर को इतनी क्लीन प्रिसीजन के साथ 2 टुकड़ों में काट देना, ये काम कम से कम सिल्वर लेवल स्ट्रेंथ वाला ही कर सकता है।
ये रियलाइजेशन उसे अंदर तक डिस्टर्ब कर देता है। उसके दिमाग में एक नाम उभरता है, एक ऐसा नाम जिसके बारे में वो सोचना भी नहीं चाहता। क्या सच में वो ही हो सकता है? हियासाका तुरंत उस ख्याल को झटक देता है। अभी सस्पेशन या इनर कॉन्फ्लिक्ट का वक्त नहीं है। प्रायोरिटी बिल्कुल क्लियर है, कल्प्रिट को ढूंढना और स्काई क्लॉक के 0 होने से पहले जितने हो सकें डोर्स डिस्ट्रॉय करना। इधर टाइगा सुबारू के उस केज जैसी रूम की तरफ जाता है, लेकिन अंदर का नजारा उसे चौंका देता है। सुबारू वहां नहीं होता। सुबह होने वाली है और उसकी नॉन प्रेजेंस अजीब लगती है। उसके दिल में हल्की सी अनीज बैठ जाती है। वो अपना फोन निकालता है, ये देखने के लिए कि सुबारू ने उसका लास्ट मैसेज देखा या नहीं। फोन अनलॉक होते ही एक शॉकिंग न्यूज अलर्ट स्क्रीन पर फ्लैश करता है। A copper player has been killed by another player just 2 hours ago। टाइगा वहीं फ्रीज हो जाता है। इतनी ब्रूटल चीज आखिर किसने की होगी? जैसे जैसे वो आगे पढ़ता है, सारी बातें धीरे धीरे कनेक्ट होने लगती हैं। डेड प्लेयर उन्हीं 3 लोगों में से एक था जिन्होंने सुबारू को बुलीड किया था। ये रियलाइजेशन टाइगा के पेट में मुक्के की तरह लगती है। सुबारू इसके पीछे वही था। उसके अंदर गुस्सा भड़क उठता है, तेज और जलता हुआ। अगर सुबारू अब एक प्लेयर बन चुका है तो इसका मतलब है कि वो उस दुनिया में कदम रख चुका है जिससे टाइगा उसे हमेशा बचाना चाहता था। सुबारू का वो लाइन क्रॉस कर जाना टाइगा को फ्रस्ट्रेशन से भर देता है। मीनवाइल सुबारू खुद को शिनागावा सिटी में पाता है। उसके सामने खड़ा है जापान प्लेयर्स फेडरेशन का भव्य हेडक्वार्टर्स। ये वही प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे जापान में दिखाई देने वाले सभी गेट्स को ओवरसी करती है और नए प्लेयर्स की रजिस्ट्रेशन संभालती है। सुबारू के लिए यहां होना किसी सपने जैसा लगता है। बस्लिंग हॉल्स में कॉन्फिडेंटली चलते हुए एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स को देखकर उसके अंदर ऑ और एक्साइटमेंट दोनों भर जाते हैं। ये वही दुनिया है जिसमें अब वो ऑफिशियली कदम रख चुका है। न्यू मेंबर रजिस्ट्रेशन काउंटर पर एक चीयरफुल सी लड़की इमर्जिंग प्लेयर्स के ग्रुप का स्वागत करती है और उन्हें रजिस्टर करने के लिए एनकरेज करती है। वो रूल्स एक्सप्लेन करती है। जापान में बिना फेडरेशन का रजिस्टर्ड मेंबर बने गेट्स इन्वेड करना इलीगल है। प्लेयर्स सिर्फ गेट्स के अंदर एंटर करके और उनके चैलेंजेस क्लियर करके ही लेवल अप कर सकते हैं। जो भी स्ट्रॉन्गर बनना चाहता है उसके लिए रजिस्ट्रेशन कोई ऑप्शन नहीं है। ये पहला कदम है अपनी ट्रू पोटेंशियल अनलॉक करने का। लेकिन इस लाइवली माहौल के बीच सुबारू का दिमाग भटक जाता है। उसे वो रीसेंट कॉपर प्लेयर मर्डर याद आता है। ये केस अब हाई प्रोफाइल बन चुका है। रूल्स के मुताबिक ऐसे क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन करने का अथॉरिटी सिर्फ किसी प्लेयर के पास होती है और केस की सीरियसनेस देखते हुए लगभग तय है कि इसे सॉल्व करने के लिए एक गोल्ड प्लेयर असाइन किया जाएगा। ये सोच सुबारू को अंदर से हिला देती है। अगर टाइगा ही वो इंसान हुआ जिसने सच्चाई तक पहुंचने की जिम्मेदारी ली तो सुबारू जानता है वो बुरी तरह फंस जाएगा। उसके पास अब सिर्फ एक ही रास्ता है, स्ट्रॉन्गर बनना, और वो भी फास्ट। ज्यादा से ज्यादा डोर्स क्लियर करना, जल्दी लेवल अप करना। और अगर टाइगा सच जान भी ले तो सुबारू कसम खाता है तब तक वो खुद को बचाने लायक ताकतवर बन चुका होगा। सुबारू जानता है कि उसे ताकत सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं चाहिए, उसे टाइगा को हेड ऑन फेस करने लायक स्ट्रॉन्ग बनना होगा। रजिस्ट्रेशन काउंटर पर रिसेप्शनिस्ट उसे मुस्कान के साथ ग्रीट करती है और बेसिक्स एक्सप्लेन करना शुरू करती है। ये सब रूल्स सुबारू पहले से जानता है। रात के वक्त इंटरनेट कैफे में की गई अपनी रिसर्च से वो पेशेंटली बताती है कि प्लेयर्स गेट्स क्लियर करके लेवल अप करते हैं। गेट पर लगे स्टार्स उसकी डिफिकल्टी बताते हैं और गेट क्लियर करने पर मिलने वाले स्टार्स को बाद में मनी के लिए एक्सचेंज किया जा सकता है। ये सुनते ही सुबारू को कल की एक बात याद आती है। वो स्टार जो सवाटारी के भागते वक्त गिर गया था, उसके पास इस वक्त एक येन तक नहीं है। नो मनी, नो बैकअप। रिस्क लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। थोड़ी हेजिटेशन के साथ सुबारू वो स्टार रिसेप्शनिस्ट की तरफ बढ़ाता है और पूछता है कि क्या वो इसे कैश में एक्सचेंज कर सकता है। उसके गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। स्टार बेचना ऐसा लगता है जैसे अपनी गरीबी को ओपनली एक्सेप्ट करना। लेकिन रिसेप्शनिस्ट का रिएक्शन बिल्कुल अलग होता है। उसकी आंखें शॉक में फैल जाती हैं जैसे ही वो स्टार को ध्यान से देखती है। वो तुरंत पूछती है ये स्टार उसे कहां से मिला। सुबारू घबरा जाता है। हड़बड़ाहट में वो कह देता है कि वो अभी अभी प्लेयर बना है और उसने एक गेट क्लियर किया है। अगले ही पल माहौल ठंडा पड़ जाता है। रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। प्लेयर बने बिना गेट क्लियर करना इलीगल है। इसकी सजा हो सकती है 10 लाख येन का फाइन या फिर 5 साल की जेल। सुबारू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पैनिक उसके सीने को जकड़ लेता है। अब उसे अपनी गलती की असली ग्रेविटी समझ आने लगती है। सीन शिफ्ट होता है। एक बस्लिंग पुलिस स्टेशन में दरवाजे खुलते हैं और टाइगा की एंट्री होती है। जापान के 7 गोल्ड रैंक्ड प्लेयर्स में से एक। उसकी इंपोजिंग प्रेजेंस देखते ही सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। रिसेप्शन डेस्क पर खड़ा ऑफिसर भी अपनी सरप्राइज छुपा नहीं पाता। ऑफिसर टाइगा से पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है। टाइगा किसी भी तरह की प्लेजेंट्रीज में टाइम वेस्ट नहीं करता। वो साफ साफ बताता है कि वो कल हुए हाई प्रोफाइल मर्डर की इन्वेस्टिगेशन के लिए आया है। सीरियस एक्सप्रेशन के साथ वो एविडेंस तक एक्सेस मांगता है। उसका कहना है कि उसे एक जरूरी चीज वेरीफाई करनी है। मीनवाइल सुबारू किसी तरह अपना स्टार एक्सचेंज करवा लेता है। रिसेप्शनिस्ट की काइंडनेस की वजह से
वो इस बार रूल्स बेंड कर देती है और उसे सीधे 10 लाख येन ट्रांसफर कर देती है। सुबारू को पता चलता है कि एक स्टार की वैल्यू 1 लाख येन होती है और अगर किसी के पास 5 स्टार्स हों तो वो सीधे 1 करोड़ येन तक कमा सकता है। ये सुनते ही सुबारू के अंदर मोटिवेशन की आग जल उठती है। अब उसके सामने गोल क्लियर है, ड्रीम्स चेस करना और जितना हो सके उतना लेवल अप करना। नए मिले पैसों के साथ सुबारू खुद को एक लॉन्ग ओवरड्यू ट्रांसफॉर्मेशन देता है। सबसे पहले वो बार्बर शॉप जाता है और अपने मेसी अनकेम्प्ड बालों को पीछे छोड़ देता है। जब वो बाहर निकलता है तो उसका लुक पूरी तरह बदल चुका होता है, क्लीन, शार्प और कॉन्फिडेंट। इसके बाद वो ब्रांडेड क्लोथ्स खरीदता है और एक कोजी कैफे में जाकर बैठता है। वो एक एक्सपेंसिव कैरामेल मकियाटो ऑर्डर करता है। स्टाइलिश कपड़ों में कॉफी का पहला SIP लेते हुए सुबारू पहली बार जिंदगी को जेन्युइनली एंजॉय करता है। वार्म स्वीट ड्रिंक उसकी आंखों में आंसू ले आता है। इतने सालों बाद कुछ इतना कंफर्टिंग। कॉफी पीते पीते उसे अपना पास्ट याद आ जाता है। वो सालों तक अपने भाई और पेरेंट्स के लिए स्लेव की तरह काम करता रहा। उसके सपने उनकी एक्सपेक्टेशंस के नीचे दबे रह गए थे। लेकिन आज पहली बार उसे लगता है कि फ्रीडम का बोझ हल्का हो रहा है। ये फीलिंग इंटॉक्सिकेटिंग है, लेकिन सुबारू ज्यादा देर उसमें डूबा नहीं रहता। वो खुद को संभालता है, फोकस वापस लाता है। ये तो बस शुरुआत है। सुबारू खुद से वादा करता है कि वो फिर से इस कैफे में लौटेगा, एक और कप ऑफ कॉफी के लिए। लेकिन उससे पहले उसे एक गेट क्लियर करना होगा और लेवल अप करना होगा। मिशन उसका इंतजार कर रहा है और वो हर हाल में राइज करने वाला है। फ्यूचर के सपनों में खोया हुआ सुबारू अचानक एक भारी प्रेजेंस महसूस करता है। वो ऊपर देखता है और वहां टाइगा खड़ा होता है। उसका गुस्सा साफ उसके चेहरे पर जल रहा होता है। सुबारू कुछ समझ पाता उससे पहले ही टाइगा उसे कॉलर से पकड़कर सीधे सड़क पर घसीट ले जाता है। टेंशन इतना घना होता है कि हवा तक भारी लगने लगती है। लेकिन सुबारू झुकता नहीं है। वो तुरंत अपनी ब्लड मोल्ड एबिलिटी एक्टिवेट करता है। अपने खून को चैनल करके वो एक मोटी ब्लड रोप बनाता है। एक ही मोशन में वो पास खड़ी 3 गाड़ियों को आपस में बांध देता है। उन्हें हथियार बनाकर टाइगा पर फेंकने की तैयारी करता है। और तभी सुबारू की नजर पास खड़ी एक मां पर पड़ती है जो अपने बच्चे को कसकर पकड़े हुए है। दोनों डर से जमे हुए हैं। केओस देखकर उनकी आंखों में प्योर टेरर है। सुबारू रुक जाता है। वो चाहता है कि वो लोग सेफ हो जाएं, लेकिन सेकंड्स टिक करते रहते हैं और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, ब्लड मोल्ड की 10 सेकंड लिमिट खत्म हो जाती है। ब्लड रोप हवा में डिसॉल्व हो जाती है। सुबारू एक पल में वल्नरेबल और अनआर्म्ड रह जाता है, सीधे टाइगा के गुस्से के सामने। अब कोई शक नहीं बचता। सुबारू का सीक्रेट बाहर आ चुका है। टाइगा जान चुका है वो अब एक प्लेयर है। टाइगा की आंखों में फ्यूरी भड़क उठती है और वो सुबारू की तरफ बढ़ता है। सुबारू जानता है कि ऑड्स उसके खिलाफ हैं। वो अभी सिर्फ लेवल 1 है और सामने खड़ा है देश के टॉप गोल्ड रैंक्ड प्लेयर्स में से एक। फिर भी उसके अंदर कुछ जल उठता है। वो अपने सबसे बड़े डर का सामना करने के लिए खुद को रेडी करता है। 2 भाइयों की यह टक्कर सड़क के बीचों बीच शुरू होती है और पूरा इलाका एक मैसिव ट्रैफिक जैम में बदल जाता है। अपनी कार में बैठी एक औरत घबराकर एक पासरबाई से पूछती है कि आखिर हो क्या रहा है। वो आदमी बिना रुके जवाब देता है, गोल्ड रैंक्ड प्लेयर रैम्पेज पर है, और उसे वार्निंग देता है कि कार छोड़ो और तुरंत भाग जाओ। सड़क के बीचों बीच अब दोनों भाई फेस टू फेस खड़े हैं। सुबारू पूछता है कि टाइगा को उसका लोकेशन कैसे पता चला। जवाब देने के बजाय टाइगा सीधा पंच के लिए बढ़ता है। उसी पल सुबारू समझ जाता है उसने उसके फोन के GPS से ट्रैक किया होगा। लेकिन अब यह सब मैटर नहीं करता। टाइगा अपनी गोल्डन आर्म स्किल एक्टिवेट करता है और ठंडे लहजे में कहता है, तू आज मरेगा। सुबारू अचानक अपनी आंखें बंद करता है और मन ही मन वैंक्विश को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। उसे पता है कि ब्लड मोल्ड माना यूज करके ब्लड मैनिपुलेट करती है। अगर वो ज्यादा कैरिड अवे हुआ तो उसका सारा माना ड्राई हो जाएगा। लेकिन इस वक्त सुबारू को किसी चीज की परवाह नहीं है। उसे बस सरवाइव करना है। बिना वार्निंग टाइगा अपनी गोल्डन आर्म सुबारू की तरफ लॉन्च करता है। समहाउ सुबारू अटैक डॉज कर लेता है। वो जानता है कि उसे ब्लड मोल्ड को सही तरीके से यूज करना होगा। लेकिन इससे पहले कि वो जमीन पर ठीक से लैंड कर पाए, टाइगा उसके पीछे अपीयर हो जाता है और एक और अटैक करता है। सुबारू बैरली बच पाता है। उसे साफ एहसास है अगर एक भी हिट लगा तो गेम ओवर। टाइगा चिढ़ जाता है और उसे पैथेटिक कहता है, इतनी चीप स्किल यूज करने के लिए। उसके दिमाग में बस एक ही थॉट होता है, सुबारू को पकड़ना है, बस एक बार। लेकिन तभी सुबारू अचानक खुद को रेड स्मोक में ढक लेता है। अगले ही पल वो अपने भाई के पीछे अपीयर होता है। अपने अंदर भरी हेट्रेड को फ्यूल बनाकर वो पूरी ताकत से पंच मारता है। लेकिन अटैक उतना पावरफुल नहीं होता। उल्टा उसका अपना रिस्ट दर्द से भर जाता है। ये वही पंच था जिसने सवातरी को एक ही वार में गिरा दिया था और टाइगा पर उसका कोई असर नहीं होता। दर्द में डूबा हुआ सुबारू अभी संभल भी नहीं पाता कि टाइगा एक और ब्रूटल हिट लगा देता है। इस एक अटैक में सुबारू का ऑलमोस्ट सारा HP ड्रेन हो जाता है। उसकी बॉडी कांप रही होती है, लेकिन फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं होता।
लास्ट डेस्परेशन में सुबारू अपनी रेड स्मोक यूज करता है और टाइगा की विजन ब्लाइंड कर देता है। फिर वो ब्लड मोल्ड से जितना हार्डेस्ट ब्लड बना सकता है उतनी ताकत से उस पर हमला करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। गोल्ड रैंक प्लेयर पर उस अटैक का जरा सा भी असर नहीं पड़ता। उसी पल सुबारू को सच समझ आ जाता है, टाइगा उससे एक नहीं बल्कि पूरे लेवल ऊपर है। चाहे वो कुछ भी कर ले, वो अपने भाई को हरा नहीं सकता। दूसरी तरफ टाइगा भी ये बात जानता है, अगर सुबारू को अभी नहीं मारा गया और वो फ्यूचर में लेवल अप कर गया तो वो सीरियस ट्रबल बन सकता है। वो पूरी ताकत से सुबारू पर वार करता है, लेकिन इस बार अटैक बेकार चला जाता है। टाइगा नीचे देखता है और नोटिस करता है कि सुबारू के चारों तरफ एक एयरबैग जैसा ब्लड शील्ड बना हुआ है। कम से कम उसे तो यही लगता है। असल में सुबारू ने अपने खून से एक स्टिकी सब्सटेंस बना ली थी। टाइगा उसे हटाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो चिपचिपा खून उसके हाथों से छूटता ही नहीं। सुबारू जानता है कि ब्लड मोल्ड सिर्फ 10 सेकंड्स के लिए इफेक्टिव रहती है, इसलिए वो माना की परवाह छोड़ देता है। अब या तो सब कुछ या कुछ भी नहीं। वो कई और ब्लड बबल्स बनाता है और सबको टाइगा की तरफ लॉन्च कर देता है। गुस्से में टाइगा चिल्लाता है, क्या उसे सच में लगता है कि वो जीत गया है? सुबारू ठंडे लहजे में जवाब देता है, वो जीत के बारे में सोच भी नहीं रहा। वो बस सरवाइव करना चाहता है और वो इसमें कामयाब रहेगा। अपना बचा कुचा माना यूज करके सुबारू अपने पूरे शरीर को स्टिकी ब्लड से कवर कर लेता है और एक रोप बनाकर वहां से निकल जाता है। स्किल का ड्यूरेशन खत्म होते ही वो एक आखिरी स्मोक स्क्रीन बनाता है ताकि टाइगा उसका पीछा न कर सके। टाइगा गुस्से से ऑलमोस्ट फट पड़ता है। सुबारू को एस्केप करने देने का उसे जबरदस्त पछतावा होता है। वो कसम खाता है कि अगली बार उसे ढूंढकर उसकी जिंदगी खत्म कर देगा, और तभी उसके चारों तरफ एक ओवरवेलमिंग प्रेजेंस महसूस होती है। टाइगा पलटकर देखता है, वहां जापान के टॉप 3 गोल्ड रैंक प्लेयर्स उसकी तरफ चलते हुए आ रहे होते हैं। टाइगा उन्हें देखते ही कहता है कि उसके पास एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है कि वो क्या कर रहा था, लेकिन टाइगा एक कदम भी आगे बढ़ पाता उससे पहले ही उसके चारों तरफ गोल्डन चेन्स लिपट जाती हैं। वो शॉक में जम जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि टॉप गोल्ड रैंक्ड प्लेयर्स सच में उसके पीछे आए हैं। हियासाका आगे बढ़ता है, अपनी तलवार टाइगा की तरफ तानते हुए साफ शब्दों में कहता है कि वे उसे रिस्ट्रेन कर रहे हैं। अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचता। उसी वक्त कहीं और हमारा लड़का सुबारू लगभग मौत के किनारे खड़ा होता है। उसके पास सिर्फ 5 HP और 2 माना बचे होते हैं। वो अपने ही भाई पर एक भी सही हिट नहीं लगा पाया। उसे ये बात साफ समझ आ जाती है कि अगर टाइगा ने उसे फिर कभी ढूंढ लिया तो वो जिंदा नहीं बचेगा। उसके कपड़े पूरी तरह फट चुके होते हैं। जो थोड़े बहुत सही थे वो सब कैफे में ही छूट गए। ठंडी हवा उसके जख्मों को और चुभौती है, लेकिन उससे ज्यादा दर्द उस एहसास का होता है। वो आजादी चाहता है और वो जानता है कि आजादी सिर्फ एक ही रास्ते से मिलेगी, फाइट, लेवल अप, गेट स्ट्रॉन्गर। इसी बीच एक और जगह पर कुछ प्लेयर्स एक लड़की से जोर शोर से बहस कर रहे होते हैं, एक गेट रिजर्वेशन को लेकर। वो उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि गेट पहले ही रिजर्व हो चुका है, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। माहौल धीरे धीरे हीटेड होने लगता है। तभी वो लड़की हल्की सी मुस्कान देती है, जैसे उन्हें याद दिलाने वाली हो कि वो असल में कौन है। उसका नाम सायाका है, एक कॉपर रैंक्ड प्लेयर। अगले ही पल वही लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे मिलकर पीटना शुरू कर देते हैं। कोई उससे पूछता है उसका लेवल क्या है। वो शांत आवाज में जवाब देती है, लेवल 8। जिस आदमी ने उसे सबसे बुरी तरह हराया होता है वो लेवल 13 का होता है। अकेले उससे लड़ना उसके लिए नामुमकिन था। एक और प्लेयर हंसते हुए कहता है कि वो गेट उन्हें दे दे। आखिर ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की दुनिया है। सायाका अपनी चोटों के बावजूद खड़ी रहती है। वो कहती है कि उसे ये बात पहले से पता है और यही वजह है कि वो उन्हें गेट नहीं दे सकती, क्योंकि अगर वो यहां हार गई तो आगे कभी जीत ही नहीं पाएगी। तभी जैसे ही उनमें से एक उस पर फिर से हमला करने वाला होता है, एक आवाज उसे रोक देती है। तभी सुबारू सामने आता है और शांत आवाज में उनसे पूछता है कि क्या वे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के नाम पर तय कर रहे हैं कि गेट में कौन जाएगा। बिना किसी डर के वो कैजुअली पूछता है कि क्या वो भी इस कंपटीशन में शामिल हो सकता है। ये सुनते ही एक आदमी भड़क जाता है और उसे धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन अगली ही पल सुबारू अपना स्किल एक्टिवेट करता है। आदमी जमीन पर जा गिरता है। सुबारू का चेहरा अब पूरी तरह सीरियस हो चुका होता है। वो उन्हें बताता है कि उसे जितनी जल्दी हो सके स्ट्रॉन्गर बनना है, और फिर बिल्कुल फ्लैट टोन में वो कहता है, आई एम लेवल 1। ये सुनकर सब हंस पड़ते हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ स्टैट्स डिफरेंस के दम पर वो उसे कुचल देंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि सुबारू अब तक सिर्फ स्ट्रॉन्ग प्लेयर से ही लड़ता आया है। इन लोगों की मूवमेंट्स उसे स्लो मोशन जैसी लगती हैं। वो अपने नंगे हाथों से एक एक करके उन्हें गिराना शुरू कर देता है। पंचेस प्रिसाइज होते हैं, ब्रूटल होते हैं, कोई भी खड़ा नहीं रह पाता। आखिरी आदमी घबराकर अपना स्किल यूज करता है और एक गन निकाल लेता है। वो गोली चलाता है, लेकिन सुबारू बिना रुके ब्लड मोल्ड से गोलियों को ब्लॉक कर देता है। अगले ही पल वो आदमी भी जमीन पर पड़ा होता है। सब कुछ खत्म। पास खड़ी सायाका शॉक में जमी रहती है। वो समझ ही नहीं पाती कि ये लड़का कौन है। उसकी एबिलिटीज देखकर वो खुद से सोचती है,
गोल्ड रैंक। उसी बीच सुबरू उनमें से एक आदमी के कपड़े उतारता है, उसकी हुडी पहनता है और बिना किसी एक्सप्लेनेशन के सीधे गेट के अंदर चला जाता है। सयाका कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसका गेट स्टील हो चुका होता है। ये सुबारू का पहली बार किसी डोर के अंदर जाना होता है। अंदर का नजारा देखकर वो हल्का सा सोचता है, लुक्स काइंड नाइस, लेकिन तभी सयाका भी पीछे से गेट के अंदर घुस जाती है। अंदर आते ही वो गेट को लॉक कर देती है। अब बाहर वाले लोग बॉस को मारे बिना अंदर नहीं आ सकते, चाहे वो होश में आए या नहीं। वो हल्की सी ईविल लाफ छोड़ती है और कहती है कि बाहर वाले अब कुछ भी नहीं कर सकते। और वहीं सुबारू ऑकवर्डली खड़ा रहता है। सुबारू उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने गेट फेयर एंड स्क्वायर जीता है, लेकिन सयाका तुरंत पलटकर कहती है कि उसने ये गेट पहले ही अपने नाम पर रिजर्व कर लिया था। सारे गेट्स वेबसाइट पर लिस्टेड होते हैं और प्लेयर्स वहां से उन्हें बुक करते हैं। सुबारू हल्का सा झेंपते हुए माफी मांगता है। वो उसे बताता है कि ये उसका पहली बार गेट के अंदर आना है, उसे जल्दी से लेवल अप करके बाहर निकलना है, इसलिए वो पूछता है कि क्या वो उसके साथ मिलकर गेट क्लियर कर सकते हैं। सयाका थोड़ी देर सोचती है, फिर मान जाती है। वजह सिर्फ ये नहीं कि सुबारू ने उसकी मदद की थी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वो जानती है कि स्ट्रांग बनने की चाह क्या होती है। दोनों रिवॉर्ड को 70-30 में बांटने का डील करते हैं। सुबारू अपना असली नाम नहीं बताता। अभी उस पर एक प्लेयर की हत्या का शक है, इसलिए वो खुद को वैंक्विश कहता है। सयाका एक्साइटमेंट से भर जाती है और गेट क्लियर करने की तैयारी करती है, लेकिन तभी एक पत्थर तेजी से उसकी तरफ उड़ता है। सुबारू उसे वार्न करने ही वाला होता है, लेकिन सयाका पहले ही अटैक ब्लॉक कर लेती है। गेट के अंदर के एनिमीज फाइनली अपीयर हो चुके हैं। सयाका मुस्कुराती है और सुबारू से कहती है कि वो ये सब खुद संभाल लेगी। डोर्स के जरिए मिले एनहांस्ड फिजिकल स्टैट्स और स्किल्स की वजह से प्लेयर्स अंडरवर्ल्ड क्रीचर्स से लड़ पाते हैं। सयाका तेजी से आगे बढ़ती है और एक के बाद एक मॉन्स्टर्स को गिराने लगती है। सुबारू बस खड़ा होकर देखता रहता है। कुछ ही पलों में सारे क्रीचर्स जमीन पर गिर चुके होते हैं, जैसे गहरी नींद में चले गए हों। सयाका मुड़कर सुबारू की तरफ देखती है और गर्व से पूछती है कि उसे कैसा लगा। वो बताती है कि उसका स्किल है इंस्टेंट वॉइड। अगर वो किसी एनिमी को हिट करे तो वो उसे 3 सेकंड्स के लिए स्टन कर देता है। लॉन्ग रेंज में ये बेकार है, लेकिन क्लोज कॉम्बैट में ये बेहद खतरनाक स्किल है। लेकिन तभी सारे क्रीचर्स एक साथ फिर से उठ खड़े होते हैं। सयाका की आंखें फैल जाती हैं। उसका स्किल सिर्फ 3 सेकंड्स के लिए स्टन करता है और वो उन 3 सेकंड्स में उन्हें फिनिश करना भूल गई थी। अब मॉन्स्टर्स दोबारा जाग चुके हैं। सयाका मदद के लिए चीखने लगती है, लेकिन हमारा लड़का अभी भी उसके कहे अनुसार पीछे ही रहता है। तभी सुबारू को एक अहम बात समझ आती है। उसकी इंस्टेंट वॉइड की तरह ही इस स्किल का भी टाइम लिमिट है। वो अपनी ब्लड ब्लेड्स इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि सयाका ठीक सामने खड़ी है, इसलिए वो एक अलग रास्ता चुनता है। सुबारू अपने ब्लड मोल्ड स्किल को एक्टिवेट करता है और खून से बनी लंबी मजबूत रस्सियां तैयार करता है। रस्सियां मॉन्स्टर्स की गर्दनों में लिपट जाती हैं, धीरे धीरे कसती जाती हैं, जब तक कि वे दम घुटने से जमीन पर गिर नहीं जाते। एक एक करके एनिमीज गिरते जाते हैं और हर किल के साथ सुबारू लेवल अप करता है। कुछ ही देर में वो लेवल 1 से लेवल 4 प्लेयर बन चुका होता है। सिर्फ लेवल ही नहीं बढ़ता, उसका ब्लड मोल्ड स्किल भी इवॉल्व हो जाता है। अब उसकी ड्यूरेशन 10 सेकंड से बढ़कर 15 सेकंड्स हो जाती है। टाइगा के साथ लड़ाई में जो जख्म लगे थे वो पूरी तरह भर जाते हैं। उसका HP और MP दोनों पूरी तरह रिस्टोर हो जाते हैं। सयाका, जो उसे सिर्फ वैंक्विश के नाम से जानती है, उसकी ताकत देखकर हैरान रह जाती है। सुबारू उसकी स्किल की तारीफ करता है, लेकिन वो इसे हल्के में टाल देती है। तभी सुबारू उसे एक सलाह देता है। अगर वो 1-on-1 फाइट्स में हर 3 सेकंड्स में इंस्टेंट वॉइड का इस्तेमाल करे तो वो लगातार एडवांटेज बनाए रख सकती है। सयाका की आंखें चमक उठती हैं। उसे एहसास होता है कि ये स्ट्रैटेजी उसे लगभग अनस्टॉपेबल बना सकती है। कुछ देर बाद उन्हें पास की एक छोटी नदी के पास और क्रीचर्स छिपे हुए नजर आते हैं। सयाका आगे बढ़ती है, एक मॉन्स्टर को टारगेट करती है और सुबारू की सलाह को एग्जैक्टली फॉलो करती है। परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट एक्सिक्यूशन। मॉन्स्टर गिर जाता है। हौसला बढ़ने पर वो बाकी छिपे हुए क्रीचर्स को भी बाहर आने के लिए उकसाती है और उन्हें एक एक करके खत्म करने लगती है। जब सयाका छोटे एनिमीज संभाल रही होती है, तभी जमीन कांपने लगती है। एक विशाल आकृति सामने आती है। ये गेट का बॉस था, लेवल 17 गॉब्लिन चीफ, और उसके साथ था एक लेवल 12 लार्ज कोबाल्ट। सुबारू शांत स्वर में सयाका से कहता है कि वो बाकी एनिमीज पर ध्यान दे, बॉस को वो अकेले संभालेगा। अगले ही पल दोनों मॉन्स्टर्स एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं। एक लेवल 2 स्किल फॉरेज का इस्तेमाल करते हुए यह हमला जानलेवा हो सकता था, लेकिन सुबारू समय रहते अपने खून से बना हुआ ब्लड शील्ड खड़ा कर लेता है। उसकी इंप्रूव्ड ब्लड मोल्ड पूरी ताकत से टिके रहती है और वो उस घातक वार से बच जाता है। इस दौरान सयाका छोटे मॉन्स्टर्स को लगातार खत्म करती रहती है। वो बॉस फाइट में शामिल होने की कोशिश तक नहीं करती। उसके लिए लेवल 8 की उसकी स्किल्स ऐसे दुश्मन के सामने बेकार लगती हैं, खासतौर पर जब सामने एक सिल्वर क्लास आर्चर जैसा खतरनाक एनिमी हो। सुबारू की हालत खराब होती जाती है।
गॉब्लिन चीफ दूर से लगातार आर्चर स्किल्स चला रहा है, जबकि लार्ज कोबाल्ट तेजी से इन्वेड एंड हिट अटैक्स कर रहा है। दोनों का तालमेल इतना खतरनाक है कि सुबारू को कोई ठोस काउंटर अटैक करने का मौका ही नहीं मिल रहा। तभी गॉब्लिन चीफ अपना सबसे खतरनाक स्किल इस्तेमाल करता है, परफोरेशन। ये हमला इतना शक्तिशाली है कि वो सुबारू के ब्लड शील्ड को भी भेद सकता है। हमले में फंसा हुआ सुबारू सबसे बुरे के लिए खुद को तैयार कर लेता है, लेकिन तभी सायाका अचानक सामने आती है। वो सीधे कोबाल्ट के चेहरे पर वार करती है और अपनी इंस्टेंट वॉइड स्किल एक्टिवेट कर देती है। सुबारू हैरान रह जाता है। ये स्किल तो सिर्फ तब काम करनी चाहिए थी जब लेवल डिफरेंस 3 के अंदर हो। जल्दी ही सच्चाई सामने आती है। सायाका ने बाकी सारे मॉन्स्टर्स को अकेले खत्म कर दिया है और लेवल अप कर चुकी है। सुबारू इस मौके को हाथ से जाने नहीं देता। वो तुरंत एक ब्लड रोप बनाता है, कोबाल्ट को जकड़ लेता है और एक ही झटके में उसे खत्म कर देता है। इस जीत के साथ सुबारू लेवल 6 प्लेयर बन जाता है। उसका एचपी और एमपी पूरी तरह रिस्टोर हो जाता है। अब सिर्फ एक दुश्मन बचा है, गॉब्लिन चीफ। सुबारू खून से बना एक विशाल ब्लड हैंड तैयार करता है और सीधे आर्चर के चेहरे पर वार करता है। एक ही हमला, एक ही पल, बॉस वहीं ढेर हो जाता है। बॉस के गिरते ही सुबारू फिर से लेवल अप करता है। उसकी ब्लड मोल्ड स्किल की ड्यूरेशन अब 20 सेकेंड्स हो जाती है और एफिशिएंसी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। सुबारू और सायाका गेट को क्लियर करते हैं, लेकिन कोलैप्स होने से पहले सिर्फ 30 सेकेंड्स ही बचे होते हैं। दोनों जल्दी से बाहर निकलते हैं। बाहर खड़े बुली प्लेयर्स ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि दोनों इतनी जल्दी वापस आ गए। एक 2 स्टार गेट को क्लियर करने में आमतौर पर कम से कम 2 घंटे लगते हैं, लेकिन सुबारू और सायाका ने इसे सिर्फ 15 मिनट्स में खत्म कर दिया। गेट का बचा हुआ समय स्काई क्लॉक को रिवाइंड करने में इस्तेमाल हो जाता है। ये क्लॉक दुनिया के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर स्काई क्लॉक कभी 0 पर पहुंच गया तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। इस क्लॉक को सिर्फ प्लेयर्स ही गेट क्लियर करके पीछे कर सकते हैं, इसलिए हर गेट सिर्फ रिवॉर्ड नहीं बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी की सर्वाइवल से जुड़ा हुआ है। जो बुली प्लेयर्स पहले अग्रेसिव थे अब पूरी तरह शांत हो जाते हैं। उन्हें एहसास हो जाता है कि ऐसा गेट सिर्फ लेवल 9 या उससे ऊपर का प्लेयर ही क्लियर कर सकता है। सुबारू की ताकत देखकर वो डर जाते हैं और बिना किसी झगड़े के वहां से चले जाते हैं। उनका ये अचानक बदला हुआ एटीट्यूड सुबारू को अजीब लगता है, लेकिन सायाका समझाती है कि वो लोग शायद उसकी पावर से डर गए हैं। गेट क्लियर करने के रिवॉर्ड में दोनों को 2 स्टार्स मिलते हैं। सुबारू सुझाव देता है कि सायाका ये स्टार्स अपने नाम से रिडीम कर ले। ये सुनकर सायाका को सुबारू की आइडेंटिटी पर शक होने लगता है। बाद में दोनों एक कैफे में बैठकर अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करते हैं। बातचीत के दौरान सायाका पूछती है कि क्या वैंक्विश उसका असली नाम है और वो इतने कम लेवल पर इतनी जबरदस्त पावर कैसे रखता है। वो साफ कर देती है कि वो उसे जज नहीं कर रही, बस क्यूरियस है। सायाका फिर बताती है कि वो सुबारू की कितनी आभारी है। अगर वो उसकी मदद न करता तो शायद वो गेट के अंदर मर जाती। वो चाहती है कि आगे भी दोनों टीममेट्स बनकर गेट्स क्लियर करें और साथ साथ स्ट्रांग बने। थोड़ी देर चुप रहने के बाद सुबारू अपना असली नाम बता देता है और उसके साथ टीम बनाने के लिए मान जाता है। वो उसे पिछले 2 दिनों में हुई सारी घटनाएं बता देता है। ये सब सुनकर सायाका को एहसास होता है कि सुबारू की हालत उसकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक और मुश्किल है। सायाका मानती है कि अगर सुबारू को अपने स्टेप ब्रदर ताइगा का सामना करना है तो उसे और भी ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा। इसके बाद वो अपनी कहानी बताती है। उसकी 2 बड़ी बहनें हैं जो सिल्वर रैंक्ड प्लेयर्स हैं। कभी वो तीनों एक ही टीम का हिस्सा थीं, लेकिन सायाका कमजोर होने की वजह से बाहर कर दी गई। उसी दिन से उसने ठान लिया कि वो खुद को साबित करके दिखाएगी और उनसे भी ज्यादा स्ट्रांग बनेगी। दोनों के दर्द और एम्बिशंस एक जैसे होते हैं। अपनी अपनी लड़ाइयों को समझते हुए सुबारू और सायाका एक पैक्ट बनाते हैं। एक दूसरे की मदद करेंगे, साथ ग्रो करेंगे और अपने गोल्स हासिल करेंगे। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है हेडक्वार्टर्स की तरफ, जहां हियासाका और बाकी गोल्ड रैंक्ड प्लेयर्स मौजूद हैं। ताइगा को रिस्ट्रेन कर दिया गया है, जिससे एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। गोल्ड प्लेयर्स की कमी के कारण अब 5 स्टार गेट्स क्लियर करना मुश्किल हो गया है। हियासाका सुझाव देता है कि अब इन हाई लेवल गेट्स में कॉपर रैंक्ड प्लेयर्स को भी शामिल करना पड़ेगा। वो सभी को बताता है कि टोक्यो में इस वक्त 7 5 स्टार गेट्स खुले हुए हैं और सबको तुरंत हैंडल करना जरूरी है। एक टॉप रैंक्ड प्लेयर अनाउंस करता है कि टीम जूलिएटा, जिसकी लीड लेवल 38 प्लेयर हिजाकी जुलेटा कर रही है, मूरो सिटी के गेट्स को संभालेगी। इसी दौरान हेडक्वार्टर्स में सुबारू और सायाका की मुलाकात एक सिल्वर रैंक्ड टीम से होती है। सायाका क्यूरियस होकर पूछती है कि वो लोग कहां जा रहे हैं, लेकिन फिर सुबारू को सलाह देती है कि वो डिस्ट्रैक्शंस में न पड़े और पहले अपने स्टार्स रिडीम करके अगला गेट बुक करें। कोइंसिडेंटली दोनों जिस गेट को चुनते हैं वो भी मूरो सिटी में ही होता है, वही जगह जहां टीम जूलिएटा जा रही है।
उनका टारगेट एक 2 स्टार गेट होता है जो एक लंबी स्टेयरकेस के ऊपर मौजूद है। अगले सीन में माहौल पूरी तरह बदल जाता है। सायाका खून से लथपथ बुरी तरह घायल होकर सुबरू की गोद में लेटी होती है। उसका शरीर कांप रहा है और जख्म गंभीर है। सुबरू के चेहरे पर गुस्सा साफ झलकता है। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही कसम होती है, जो भी सायाका को इस हालत में लाया है वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है जहां सुबारू और सायाका अपने न्यूली बुक्ड गेट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। रास्ते में सुबारू गेट के नेचर के बारे में पूछता है। सायाका उसे समझाती है कि जब तक गेट अंदर से अनलॉक रहता है तब तक वो फ्रीली अंदर बाहर जा सकते हैं, लेकिन एक बार क्वेस्ट स्टार्ट हो गया और गेट लॉक हो गया तो बिना क्लियर किए बाहर निकलना इम्पॉसिबल होता है। जल्द ही वो गेट के एंट्रेंस पर पहुंचते हैं। सामने एक मैसिव स्पाइरल स्टेयरकेस खड़ी होती है जो सायाका की एबिलिटीज के लिए ऑलमोस्ट परफेक्ट लगती है। सायाका आगे बढ़ते हुए सीढ़ियां चढ़ना शुरू करती है जबकि सुबारू पीछे से गेट लॉक कर देता है, जिससे क्वेस्ट ऑफिशियली शुरू हो जाता है। क्वेस्ट शुरू होते ही स्टेयरकेस के नीचे से स्केलेटल एनिमीज निकलने लगते हैं। सुबारू नीचे एक ऑमिनस लाइट नोटिस करता है और उसे शक हो जाता है कि वहीं बॉस मौजूद है। अचानक हजारों स्केलेटन्स ऊपर की तरफ स्वार्म करने लगते हैं। पहला स्केलेटन सायाका पर झपटता है, लेकिन सुबारू तुरंत अपने ब्लड मोल्ड से उसे शील्ड कर लेता है। सायाका पलटकर एक तेज स्ट्राइक में स्केलेटन को तोड़ देती है। जल्दी ही दोनों को एहसास हो जाता है कि सारे एनिमीज लेवल 10 से ऊपर हैं और क्योंकि गेट अब लॉक हो चुका है इसका मतलब साफ है, एक भी एनिमी छोड़े बिना सबको मारना होगा। सुबारू डिफेंस की कमांड संभाल लेता है और सायाका को सलाह देता है कि वो एनिमीज को 1 बाय 1 खत्म करने पर फोकस करे। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास होता है कि इस गेट का बॉस उनके पिछले दुश्मनों से कहीं ज्यादा पावरफुल होगा। सुबारू बीच में रेस्ट लेने का सुझाव देता है, लेकिन सायाका मना कर देती है। वो कॉन्फिडेंटली कहती है कि हर बार लेवल अप होने पर उसका बॉडी खुद ही रिफ्रेश हो जाता है, इसलिए ब्रेक की कोई जरूरत नहीं। वो सुबारू को भी फुल फोर्स से लड़ने के लिए एनकरेज करती है जब तक वो भी लेवल अप न कर ले। सायाका की बातों से इंस्पायर्ड होकर सुबारू अपने एमपी का इस्तेमाल करता है और एक मैसिव ब्लड टाइड अनलीश करता है। खून की लहर पूरी स्टेयरकेस पर फैल जाती है और हजारों स्केलेटन्स को एक ही जगह ट्रैप कर लेती है। मौका देखते ही सायाका आगे बढ़ती है और ब्लड टाइड के अंदर फंसे दुश्मनों को लगातार खत्म करने लगती है। उसी दौरान वो लेवल 14 तक पहुंच जाती है। जैसे जैसे स्केलेटन्स की संख्या कम होती जाती है, सुबारू आगे बढ़ता है और बचे हुए एनिमीज को खत्म करने की तैयारी करता है। लगातार लड़ते हुए सुबारू लेवल 60 तक पहुंच जाता है। सायाका उसकी स्किल्स की तारीफ ही कर रही होती है कि अचानक एक स्केलेटन चुपचाप उसके पीछे आ जाता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, सुबारू तुरंत उसे खत्म कर देता है। दोनों इस बात पर अग्री करते हैं कि अगर वो इसी पेस से आगे बढ़ते रहे तो स्टेडिली लेवल अप करते हुए आसानी से लोएस्ट फ्लोर तक पहुंच सकते हैं। जैसे जैसे वो नीचे उतरते हैं, सुबारू के मन में बॉस को लेकर बेचैनी बढ़ती जाती है। आखिरकार जब वो ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते हैं तब सुबारू लेवल 19 और सायाका लेवल 20 पर पहुंच चुकी होती है। वहीं उनका सामना होता है इस गेट के बॉस से। लेवल 29 स्केलेटन लेट एम्प्रेस जूडिथ। उसकी टावरिंग प्रेजेंस, लॉन्ग रेंज अटैक्स और अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट्स उसे एक बेहद खतरनाक एनिमी बना देते हैं। सुबारू तुरंत समझ जाता है कि इस फाइट में उसे लीड लेनी होगी। जूडिथ बिना रुके हमला करती रहती है, लेकिन सुबारू अपने ब्लड मोल्ड से शील्ड बनाकर उसके अटैक्स को डिफ्लेक्ट करता रहता है। जल्दी ही दोनों को एहसास हो जाता है कि जब तक ये लॉन्ग रेंज अटैक्स चलते रहेंगे, बॉस के पास पहुंचना नामुमकिन है। सुबारू नोटिस करता है कि जूडिथ अपने अटैक्स के लिए लगातार एमपी खर्च कर रही है। उसके दिमाग में आता है कि शायद ब्लड मोल्ड इस पर इफेक्टिव हो सकता है। वो सायाका की इंस्टेंट वॉइड स्किल को लेवल डिफरेंस की वजह से तुरंत रिजेक्ट कर देता है। कुछ करने से पहले सुबारू अपनी पार्टनर की तरफ देखता है और उनके बीच हुए वादे को याद करता है, साथ ग्रो करने का। अगर वो जूडिथ को अकेले मार देता है तो सायाका को इनफ एक्सपीरियंस पॉइंट्स नहीं मिलेंगे और दोनों के लेवल्स में गैप आ जाएगा। ये सोचकर वो सायाका से कहता है कि वो बॉस के अटैक्स ब्लॉक करेगा ताकि उसे स्ट्राइक करने का मौका मिल सके। सुबारू ब्लड मोल्ड का इस्तेमाल करके जूडिथ को जकड़ लेता है, उसे एक ही जगह पर ट्रैप कर देता है। यही मौका देखकर सायाका तुरंत आगे बढ़ती है और तेजी ऑफ प्रिसीजन के साथ जूडिथ के चेहरे पर लगातार स्ट्राइक्स करने लगती है। वार करते हुए सुबारू उसे वार्न करता है कि ब्लड मोल्ड सिर्फ 5 सेकंड्स में खत्म हो जाएगा। सायाका ठीक वक्त पर पीछे हट जाती है, लेकिन स्किल के खत्म होते ही जूडिथ पलटकर उस पर हमला कर देती है। उस पल सुबारू बिना सोचे अपने ब्लड शील्ड से अटैक ब्लॉक कर लेता है और सायाका को आखिरी सेकंड में बचा लेता है। दोनों वही स्ट्रैटेजी दोबारा अपनाते हैं, लेकिन जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ती है, अचानक जूडिथ बोल उठती है। उसकी आवाज गहरी, डरावनी और डिसबिलीफ से भरी होती है। वो सवाल करती है कि सुबारू ने ऐसी स्किल कहां से सीखी। फिर गुस्से में वो उस पर आरोप लगाती है कि उसके पास वैनक्विश की पावर है। ये नाम लेते ही जूडिथ और भी ज्यादा भड़क जाती है। अपने सारे एमपी का इस्तेमाल करके जूडिथ एक और भी भयानक रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो एक मैसिव एनर्जी वेव छोड़ती है। सुबारू अपने एमपी की मदद से उसे ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि उसका एमपी तेजी से ड्रेन होने लगता है।
सुबारू समझ जाता है कि अब फाइट को तुरंत खत्म करना ही होगा। पूरी डिटर्मिनेशन के साथ वो अपने खून को एक स्पीयर में बदलता है और सीधे सामने से चार्ज करता है। स्पीयर जुडिथ के शरीर को पूरी तरह पियर्स कर देता है। एम्प्रेस जमीन पर गिर जाती है। बॉस के गिरते ही सुबारू लेवल 21 पर पहुंच जाता है और सयाका को भी वैल्यूएबल एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन सुबारू के दिमाग से जुडिथ की बातें निकलती नहीं हैं। अगर वो वैंक्विश को जानती थी तो इसका मतलब ये हो सकता है कि अंडरवर्ल्ड बॉसेस और गेट ओनर्स के बीच कोई कनेक्शन है। ये सोचते हुए सुबारू मन ही मन कसम खाता है, अगली बार वो इस सच को जरूर सामने लाएगा। जैसे ही दोनों थोड़ा रिलैक्स करने लगते हैं, उन्हें एहसास होता है कि कुछ गलत है। गेट क्लियर करने के बाद जो अनलॉक नोटिफिकेशन आना चाहिए था वो अब तक नहीं आया। धीरे धीरे एंग्जाइटी बढ़ने लगती है। क्या वो अंदर फंस गए हैं? तभी अचानक उनके सामने एक चमकता हुआ रेनबो डोर प्रकट होता है। सुबारू चौंक जाता है, लेकिन सयाका उसे समझाती है कि ये एक ट्रायल डोर है, एक बेहद रेयर फेनोमेनन जहां प्लेयर्स ट्रायल क्लियर करने के बाद नई स्किल्स हासिल करते हैं। वो ये भी बताती है कि टॉप रैंक्ड गोल्ड प्लेयर ने ऐसे 7 ट्रायल डोर्स क्लियर किए थे और ऑलमोस्ट इनविंसिबल बन चुका है। क्यूरियोसिटी और एम्बिशन से भरा हुआ सुबारू डोर अनलॉक कर देता है, लेकिन जैसे ही डोर खुलता है, बिना किसी वार्निंग के एक तेज हमला होता है। सुबारू की आर्म कट जाती है और सयाका पर भी जोरदार वार पड़ता है। वो जमीन पर गिर जाती है। शौक और गुस्से से भरा सुबारू डोर की तरफ देखता है। वहां एक फिगर खड़ा होता है। ये वैंक्विश नहीं है। सुबारू तुरंत सयाका के पास भागता है। वो बुरी तरह घायल है, खून बह रहा है। तभी डोर पर खड़ा वो शख्स स्मर्क करता है और सुबारू को इंसेक्ट कहकर मॉक करता है। ये शब्द सुनते ही सुबारू के अंदर आग लग जाती है। वो कसम खाता है कि इस नए दुश्मन को खत्म करके ही दम लेगा। वो फिगर आगे बढ़ता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है। गूल किंग कैरियन, लॉर्ड वैंक्विश का एक सबऑर्डिनेट। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि असली केओस अब शुरू हो रहा था। सुबारू स्टन्ड रह जाता है कि वैंक्विश का कोई सबऑर्डिनेट खुद उसके सामने खड़ा है। बिना वक्त गंवाए वो वैंक्विश से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि उसे बताए कि उसका सबऑर्डिनेट उन पर हमला कर रहा है। लेकिन जो होता है वो और भी ज्यादा शॉकिंग होता है। वैंक्विश कोई जवाब दिए बिना गायब हो जाता है। सुबारू पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाता है। तभी कैरियन हंसते हुए सच्चाई बताता है, सुबारू के अंदर जो वैंक्विश मौजूद है वो असली नहीं है, वो सिर्फ ब्लड मोल्ड टेक्निक का एक मैकेनिज्म है। फिर कैरियन खुलासा करता है कि ट्रायल पूरा करने के लिए सुबारू को कैरियन के शरीर पर एक घाव पहुंचाना होगा। लेकिन सबऑर्डिनेट अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि सुबारू बिना एक पल सोचे उस पर टूट पड़ता है। हालांकि कैरियन उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज होता है। वो बेहद आसानी से हमला डॉज कर लेता है। ठंडे लहजे में वो बताता है कि अगर सुबारू इस ट्रायल को पार कर लेता है तो उसे लॉर्ड वैंक्विश के सबसे महान खजानों में से एक डिवाइन चिजल मिलेगा। लेकिन सुबारू उसके शब्दों पर ध्यान नहीं देता। गुस्से में वो अपनी ब्लड विप से लगातार हमले करता है। उसके वार की ताकत देखकर कैरियन सच में प्रभावित हो जाता है, मगर पूरे भरोसे के साथ कहता है कि सुबारू उसे कभी पकड़ नहीं पाएगा। वो आगे बताता है कि वो काफी समय से लॉर्ड वैंक्विश के साथ मिलकर सुबारू को ऑब्जर्व कर रहा था। उसे सुबारू की उस अनोखी क्षमता के बारे में सब पता है, जिसमें वो अपने दुश्मनों की फाइटिंग स्टाइल को अडेप्ट और रेप्लिकेट कर सकता है। घायल सयाका को बचाने की बेचैनी सुबारू को और आक्रामक बना देती है। वो कैरियन को ललकारता है कि डॉज करने के बजाय सामने से लड़ाई करे। चैलेंज स्वीकार करते ही कैरियन डायरेक्ट कॉम्बैट में उतर आता है। एक ही वार में वो सुबारू की ब्लड आर्मर को ऐसे काट देता है जैसे वो कागज हो। इसके बाद वो उसके चेहरे पर गहरी स्लैश मारता है। सुबारू घुटनों के बल गिर पड़ता है और उसके चेहरे से खून टपकने लगता है। कैरियन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसकी तलवार में लॉर्ड वैंक्विश की एसेंस समाई हुई है, जो उसे पूरी तरह अनस्टॉपेबल बनाती है। लेकिन तभी जब वो उसे नीचा दिखा रहा होता है, अचानक नीचे से खून का एक जोरदार झटका उसे लगता है। कैरियन जोर से हंस पड़ता है और समझ जाता है कि सुबारू ने अपना ब्लड विप उसके पैरों के नीचे तक फैला दिया था। ये चाल देखकर कैरियन और भी ज्यादा इंप्रेस्ड हो जाता है। कैरियन सुबारू की वॉरियर के रूप में छिपी हुई क्षमता को स्वीकार करता है, लेकिन अगले ही पल पलटवार करते हुए अचानक उसके सामने प्रकट होता है और उसके पेट में जबरदस्त घूंसा मारता है। झटके से सुबारू हवा में उछल जाता है। इसके बाद सबऑर्डिनेट अपनी ब्लड टेक्निक का इस्तेमाल कर उसे कई मीटर दूर फेंक देता है। जमीन पर पड़े सुबारू को देखते हुए कैरियन उसे डांटता है और पूछता है कि क्या उसे सच में लगा था कि यह ट्रायल कोई मजाक है। लेकिन तभी खून से लथपथ चेहरे के साथ सुबारू एक बार फिर खड़ा हो जाता है। अपने घायल साथी को बचाने की जिद उसे पूरी तरह निगल चुकी होती है। वो ब्लड मोल्ड टेक्निक से एक नया ब्लड आर्मर बनाता है। नफरत और दर्द को कच्ची ताकत में बदलते हुए वो फिर से हमला करता है। हालांकि जीतने का उसका इरादा अडिग है, लेकिन कैरियन की रफ्तार अब भी बेजोड़ रहती है। सुबारू बार बार कोशिश करता है, मगर कोई निर्णायक वार नहीं कर पाता। लड़ाई के दौरान कैरियन बेहद आसानी से उसकी एक बांह काट देता है। उसकी आर्मर ऐसे चीरती हुई जैसे वो कुछ भी ना हो।
लेकिन तभी सुबारू उसे चौंका देता है। वो अपनी ब्लड टेक्निक की मदद से कटी हुई बांह को दोबारा जोड़ लेता है। एक पल के लिए कैरियन हैरान हो जाता है, मगर फिर बिना रुके हमला जारी रखता है। वो बार बार सुबारू के अंग काटता है और हर बार सुबारू असहनीय पीड़ा के बावजूद ब्लड मोल्ड से अपने शरीर को फिर से जोड़ लेता है। हर रीअटैचमेंट के साथ उसका शरीर टूटने के कगार पर पहुंच जाता है और उसकी माना तेजी से खत्म होने लगती है। कैरियन को समझ आ जाता है कि सुबारू अपनी ही जान दांव पर लगाकर लड़ रहा है। वो जोर से हंस पड़ता है, इस पागलपन भरी जिद से सच में प्रभावित होकर। उसे लॉर्ड वैंक्विश के साथ हुई एक बातचीत याद आती है, जहां उसने सुबारू की टेनेसिटी के बारे में कहा था। चाहे दर्द कितना भी भयानक हो या हालात कितने भी नामुमकिन, उस लड़के में इतना साहस था कि वो पलटकर काटने की हिम्मत रखता था। वो याद आते ही सुबारू हल्का सा हंस पड़ता है और अपनी ही फेरोसिटी को एडमायर करने लगता है। फिर कहानी वापस प्रेजेंट में लौटती है, जहां कैरियन जोर से हंसते हुए कहता है कि उसे सुबारू पसंद आने लगा है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर सुबारू के चेहरे पर पड़ती है, उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। सुबारू अब ऑलमोस्ट कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। वो अपनी बची खुची स्ट्रेंथ को इकट्ठा करता है और ब्लड मोल्ड स्किल का इस्तेमाल करके अपने ही खून से एक शार्प ब्लड लांस बना लेता है। बिना किसी हेजिटेशन के वो आगे चार्ज करता है। उसका मकसद चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि एक ही बार में सब कुछ खत्म करना है। सुबारू कैरियन को बीच से काट देता है, लेकिन शॉकिंगली कैरियन मरता नहीं। उल्टा वो हंसने लगता है और तंज कसते हुए पूछता है कि क्या सुबारू सच में सोचता है कि उसे मारकर वो ग्रेड्स स्किप कर लेगा। गुस्से से भरा सुबारू उसे घूरता है और चिल्लाकर कहता है कि बस जल्दी मर जाओ। वो पूरी तरह डेस्परेट है, क्योंकि उसे अपनी फ्रेंड सयाका को हॉस्पिटल ले जाना है और गेट से बाहर निकले बिना ये मुमकिन नहीं। कैरियन एक गहरी साई लेता है और उसे पैनिक न करने को कहता है। वो समझाता है कि गेट के अंदर और बाहर टाइम फ्लो अलग अलग है। फिर वो सवाल करता है कि जब सुबारू का माना पूल खत्म होने वाला है, तब वो सरवाइव कैसे करेगा। सुबारू थकी और टूटी हुई आवाज में जवाब देता है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, यही उसका ओनली चॉइस था। वो बस उसे बचाना चाहता है, चाहे इसके लिए उसे मरना ही क्यों ना पड़े। ये सुनकर कैरियन चिढ़ जाता है और पूछ बैठता है कि क्या सुबारू उस लड़की से प्यार करता है। सुबारू फूट फूट कर रोने लगता है और तुरंत इनकार कर देता है। वो कहता है कि ये लव की बात नहीं है। उसने सयाका से प्रॉमिस किया था कि वो दोनों कभी एक दूसरे को अबैंडन नहीं करेंगे और वो उसकी पूरी जिंदगी की पहली फ्रेंड है। ये शब्द कैरियन के दिल पर जोर से वार करते हैं और वो एकदम खामोश हो जाता है। उसे अपना पास्ट याद आता है, कैसे वैंक्विश ने उसे बचाया था और वो प्रॉमिस जो उसने किया था कि वो कभी उसे अबैंडन या बिट्रे नहीं करेगा। अपनी गलती समझते हुए कैरियन आखिरकार सुबारू से सिंसियरली माफी मांगता है। इसके बाद कैरियन सुबारू को डिवाइन चिजल थमा देता है और उसे ग्रेड स्किप करने के लिए एक स्पेशल स्किल भी ग्रांट करता है। सुबारू पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाता है और पूछता है कि अगर वो वैसे भी मरने वाला है तो कैरियन उसे ये सब क्यों दे रहा है। इस पर कैरियन उसे याद दिलाता है कि क्योंकि सुबारू ने उसे डिफीट किया है, इसलिए उसने गेट को सक्सेसफुली क्लियर कर लिया है। अचानक सुबारू लेवल अप करता है, उसकी पूरी हेल्थ और माना इंस्टेंट रिकवर हो जाती है। तब कैरियन एक बड़ा सच बताता है, वो एक अंडरवर्ल्ड क्रीचर है, बिल्कुल उसी काइंड का जैसा लॉर्ड वैंक्विश। वो कहता है कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन जाने से पहले वो सुबारू को एक जरूरी बात बताना चाहता है। अगर कभी सुबारू का कोई फ्रेंड मर जाए तो वो उस पर एक स्किल यूज कर सकता है जिसका नाम है ब्लड यूसर्पर। सुबारू वहीं खड़ा रह जाता है, पूरी तरह कंफ्यूज्ड, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि ब्लड यूसर्पर का मतलब क्या है। गायब होने से पहले कैरियन बस इतना कहता है कि उसकी बातों को याद रखना। इसके साथ ही गेट का क्वेस्ट एंड हो जाता है और सुबारू सयाका के साथ इवैक्यूएट हो जाता है। तब उसे एहसास होता है कि उसने अभी अभी एक 2 स्टार क्वेस्ट क्लियर किया है। उधर आसमान में स्काई क्लॉक बचा हुआ टाइम काउंट डाउन करना शुरू कर देता है, लेकिन सुबारू को इसकी कोई परवाह नहीं होती। वो तुरंत अपना फोन निकालता है और सयाका के लिए हेल्प बुलाने को एम्बुलेंस कॉल कर देता है। वहीं दूसरी तरफ एक 5 स्टार गेट के अंदर हालात और भी ज्यादा भयानक हैं। वहां हीरोज का एक ग्रुप जबरदस्त क्रीचर्स से लड़ते हुए स्ट्रगल कर रहा है। गेट को लीड कर रहा होता है मिस्टर जूलियटा, जो बेबसी से अपनी टीम को एक एक करके मरते हुए देख रहा होता है। उनके सामने खड़ा है एक लेवल 59 स्काई वेल, जो मैसिव वाटर बॉल से उन पर हमला कर रहा है। जूलियटा पैनिक करने लगता है, क्योंकि ये तो अभी मेन बॉस भी नहीं है। बचे हुए हीरोज में से एक जूलियटा से पूछता है कि अब उनका नेक्स्ट मूव क्या है। वो उसे याद दिलाता है कि जब तक ग्रुप के ज्यादातर प्लेयर्स मर नहीं जाते, तब तक गेट से एस्केप करना इम्पॉसिबल है। ये सुनते ही जूलियटा उसकी तरफ घूरता है और बिना एक पल सोचे सीधे उसके सिर में वार कर देता है। उसके लिए उसकी अपनी लाइफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अचानक एक नोटिफिकेशन दिखाई देता है, ग्रुप के मेजॉरिटी प्लेयर्स मर चुके थे। जूलियटा जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि अब वो गेट से बाहर निकल सकता है। बाकी बचे हुए प्लेयर्स उससे चीख चीख कर गुहार लगाते हैं कि वो उन्हें अबैंडन न करे।
वो चिल्लाते हैं कि अगर वो भाग गया तो वेल रियल वर्ल्ड में एस्केप कर जाएगा, लेकिन जूलिएटा उनकी एक नहीं सुनता। वो उन्हें ऑर्डर देता है कि क्रीचर को किसी तरह रोक कर रखें, जबकि वो खुद एग्जिट की तरफ दौड़ पड़ता है। जैसे ही जूलिएटा गेट से बाहर निकलता है, उसे एक और नोटिफिकेशन मिलता है। उसके ग्रुप के सारे मेंबर्स मर चुके थे। वो अभी रिएक्ट भी नहीं कर पाता कि तभी स्काई वेल का एक जबरदस्त अटैक उस पर आ गिरता है। जूलिएटा फूट फूट कर रोने लगता है। अब उसे एहसास होता है कि बाकी प्लेयर्स वेल को रोक नहीं पाए। वो विशाल क्रीचर गेट से एस्केप कर चुका था और अब सीधे सिटी की तरफ बढ़ रहा था। उधर रियल वर्ल्ड में डॉक्टर सयाका का इलाज कर रहे होते हैं और सुबारू चुपचाप उसके पास खड़ा रहता है। तभी अचानक सुबारू को एक नोटिफिकेशन मिलता है, 5 स्टार क्वेस्ट फेल्ड। क्वेस्ट में अभी भी 5087 आवर्स बाकी थे, लेकिन पेनल्टी के तौर पर यह पूरा टाइम स्काई क्लॉक से काट लिया जाता है। अब टाइमर पर सिर्फ 49 डेज ही बचे होते हैं। सुबारू अभी इन सब बातों को समझने की कोशिश ही कर रहा होता है कि उसे दूर से जूलिएटा की चीखें सुनाई देती हैं। अगले ही पल जूलिएटा हॉस्पिटल के अंदर घुसता है, मदद के लिए चिल्लाता हुआ। वो घबराहट में एक कार मांगता है और एक डॉक्टर को जबरदस्ती उसे ले जाने के लिए मजबूर करने लगता है। वो सब पर चिल्लाता है कि सयाका को अबैंडन कर दो, ये कहते हुए कि उसकी लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक सिल्वर रैंक हंटर है। सुबारू आगे बढ़ता है और जूलिएटा के कंधे पर हाथ रखकर उसे रोकने की कोशिश करता है। जूलिएटा गुस्से से पलटता है और चिल्लाकर पूछता है कि सुबारू आखिर करना क्या चाहता है। उसी वक्त आसमान में वो विशाल वेल और करीब आ जाता है। उसकी परछाई पूरे स्काई को अंधेरा कर देती है। इधर प्लेयर फेडरेशन तुरंत मूरो सिटी के नागरिकों को वार्न करती है कि एक खतरनाक अंडरवर्ल्ड क्रीचर गेट से एस्केप हो चुका है। थ्रेट लेवल को 5 स्टार क्लासिफाई किया जाता है और फेडरेशन घबराहट में पूरे शहर को इवैक्यूएट करने की कोशिश शुरू कर देती है। सुबारू अपने दोस्त सयाका को डॉक्टर्स के हवाले कर देता है और एम्बुलेंस तेजी से वहां से निकल जाती है। ये देखकर जूलिएटा और भी ज्यादा भड़क जाता है। वो सुबारू को मार डालने की धमकी देता है। बिना एक पल सोचे सुबारू अपनी ब्लड आर्मर टेक्निक एक्टिवेट करता है। खून से बना एक पूरा आर्मर उसके शरीर को ढक लेता है और वो जूलिएटा पर टूट पड़ता है। सुबारू उसे बेरहमी से पीटता है और आखिरकार उसे काबू में कर लेता है। जूलिएटा को पकड़कर सुबारू उससे पूछता है कि क्या वेल सिर्फ उसी को टारगेट कर रहा है। सुबारू की ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ देखकर जूलिएटा पूरी तरह शॉक हो जाता है और सच बता देता है। वो समझाता है कि अंडरवर्ल्ड क्रीचर्स सिर्फ उसी जगह को टारगेट करते हैं जो गेट के अंदर थी। ये बात सुबारू के दिमाग में तुरंत बैठ जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि जब तक जूलिएटा जिंदा है, वेल इस इलाके पर हमला करता रहेगा। खतरे को यहीं और अभी खत्म करने का फैसला करते हुए सुबारू उससे वेल की एबिलिटीज के बारे में पूछता है। जूलिएटा बताता है कि वो क्रीचर पानी को समन कर सकता है और डेडली लेजर बीम्स भी शूट करता है। जैसे ही वेल अपना अगला अटैक चार्ज करता है, सुबारू फुर्ती से अपना ब्लड शील्ड खड़ा कर लेता है। एक जबरदस्त लेजर उस पर टकराती है, लेकिन शील्ड उसे पूरी तरह डिफ्लेक्ट कर देता है। यहां तक कि जूलिएटा भी दंग रह जाता है, क्योंकि वो जानता है कि वेल के हमले सिल्वर क्लास शील्ड्स को भी पेनेट्रेट कर सकते हैं। हवा में मंडराते हुए वेल को देखकर सुबारू को एक मौका नजर आता है। सुबारू जोर लगाकर आसमान में छलांग लगाता है और अपनी ब्लड फिस्ट अटैक से सीधे वेल पर वार करता है, लेकिन ये हिट उम्मीद से कहीं कम डैमेज करती है। वेल एक भयानक दहाड़ मारता है, जिसकी गूंज से आसपास की इमारतों की खिड़कियां तक चकनाचूर हो जाती हैं। सुबारू वापस जमीन पर उतरता है और उसे एहसास हो जाता है कि ये अंडरवर्ल्ड क्रीचर उसकी सोच से कहीं ज्यादा पावरफुल है। हार मानने के बजाय सुबारू अपनी डिवाइन सोर्ड निकालता है और अपने माना का 1/3 एक ही पावरफुल स्ट्राइक में चैनल करता है। उसी पल वेल पानी से बने कई वाटर मिसाइल्स दाग देता है, लेकिन सुबारू अपने हमले से उन्हें बीच में ही इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बावजूद क्रीचर अभी भी जिंदा रहता है। वेल एक और डेडली लेजर चार्ज करने लगता है और सुबारू समझ जाता है कि उसे किसी भी हाल में इसे रोकना होगा। अगर ये लेजर फायर हुई तो पूरा सिटी तबाह हो सकता है। बिना हेजिटेशन वो अपने माना का एक और 1/3 यूज करता है और एक और डेवस्टेटिंग ब्लो लॉन्च करता है। इस बार उसका वॉर काम कर जाता है और आखिरकार वेल को फिनिश कर देता है। वेल का विशाल शरीर जमीन पर गिर पड़ता है और उसने जो पानी समन किया था वो आसमान से बारिश बनकर नीचे बरसने लगता है। सिटी के लोग स्टंड होकर पीछे मुड़कर देखते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि किसी ने अंडरवर्ल्ड क्रीचर को हरा दिया है। जूलिएटा डिसबिलीफ में खड़ा रहता है, सोचता हुआ कि कहीं सुबारू नया गोल्ड रैंक प्लेयर तो नहीं है। हालांकि सुबारू को वेल को हराने पर कोई लेवल अप नहीं मिलता, क्योंकि उसे गेट के बाहर मारा गया था। फिर भी उसके दिल को सुकून मिलता है कि सिटी और उसके लोग सेफ हैं। सयाका का ख्याल आते ही वो बिना देर किए हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़ता है।
इसी बीच एक बूढ़ा आदमी सुबारू की हीरोइक फाइट का वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स सायाका पर ऑपरेशन कर रहे होते हैं। उसकी कंडीशन बेहद क्रिटिकल लगती है। एक अकेला आंसू सायाका की आंख से नीचे लुढ़कता है। सीन बदलता है और हम मॉर्चुरी में पहुंचते हैं, जहां सुबारू अपनी दोस्त सायाका को आखिरी बार देखता है। ग्रीफ में पूरी तरह ओवरवेल्म्ड होकर वह अपने घुटनों पर गिर जाता है और खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार मानने लगता है। आखिरकार ये उसकी ही डिसीजन थी कि उसने सायाका को इस खतरनाक क्वेस्ट में इन्वॉल्व किया। अब उसे अपनी उस गलती का पूरा वेट महसूस होता है। भीतर से गुस्सा उठने लगता है, लेकिन दुख के बीच उसे याद आता है कि कैरियन ने कहा था अगर कोई उसका दोस्त मर जाए तो ब्लड यूजर पर स्किल इस्तेमाल कर सकता है। डेस्परेशन में सुबारू फ्रैंटिक होकर सिस्टम मेन्यू खोलता है और स्किल खोजने लगता है। लेवल 20 होने की वजह से उसे पारावारा अनलॉक होती है, एक ऐसा स्किल जो किसी भी मृत व्यक्ति को उनकी डेथ के 1 घंटे के अंदर रेजरेक्ट कर अपने किंड्रेड में बदल देता है। डिस्क्रिप्शन वेग है, लेकिन यही उसका ओनली होप है। बिना हेजिटेशन सुबारू स्किल एक्टिवेट करता है। साया का शरीर बदलने लगता है और एक काउंटडाउन दिखाई देता है जो लगातार टिकिंग करता है। अगर टाइमर 0 तक पहुंच गया तो उसे बचाने का मौका हमेशा के लिए खो जाएगा। सुबारू हॉरर में नंबर्स गिरते हुए देखता है। जब टाइमर फाइनली 0 पर पहुंचता है तो कुछ नहीं होता। पैनिक उसे घेर लेता है और वह सोचता है कि कहीं स्किल फेल तो नहीं हो गई। उसी पल 2 लड़कियां कमरे में प्रवेश करती हैं। वे दौड़ती हुई सायाका के पास आती हैं, रोते हुए उसे अपनी सिस्टर कहती हैं। सुबारू स्टंट साइलेंस में उन्हें देखता है और समझ जाता है कि ये उसकी बड़ी और छोटी बहनें हैं। एक लड़की उसकी ओर देखती है और गुस्से में उस पर टूट पड़ती है, पूछते हुए कि वो कौन है। सुबारू अभी भी आंसुओं में भीगा हुआ बताता है कि वह सायाका का दोस्त था। लड़की की आंखों में फ्यूरी चमकती है और वह उसे दीवार से टकरा देती है, आरोप लगाते हुए कि उसने सायाका को इस परेशानी में खींचा। वो उसे अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार मानती है। उसका गुस्सा अचानक फूट पड़ता है और वह हाथ उठाकर उसे मारने लगती है, लेकिन जैसे ही वह हमला करने ही वाली होती है, सायाका अचानक उठ बैठती है। उसके चारों ओर एक ऑमिनस ऑरा फैल जाता है। उसका रूप पूरी तरह बदल चुका है, कपड़े भी अलग लग रहे हैं और उसकी आंखों में एक अननेचुरल इंटेंसिटी झलक रही है। सायाका अपनी बहन से आवाज लगाती है और आदेश देती है कि सुबारू को छोड़ दो। फिर बिना किसी चेतावनी के वह हमला करने की तरफ बढ़ती है। सुबारू फुर्ती से रिएक्ट करता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। उसकी ताकत देखकर वह चौंक जाता है। यह वही सायाका नहीं है जिसे वह जानता था। घुटनों के बल झुकते हुए सायाका माफी मांगती है, जिससे उसकी बहनें और भी कंफ्यूज हो जाती हैं। वह समझाती है कि सुबारू ने उसे पारावारा स्किल से किंड्रेड के रूप में रिवाइव किया है। उसे अपनी पास्ट लाइफ की कोई याद नहीं है और अब उसका अस्तित्व सिर्फ उसके आदेशों का पालन करने के लिए है। दोनों बहनें हॉरर और गुस्से में पीछे हटती हैं। वे फिर से उस पर टूट पड़ती हैं, लेकिन सायाका एक कदम आगे बढ़ती है और धमकी देती है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह उन्हें 10 सेकंड्स में खत्म कर देगी। सुबारू पैनिक में आकर उसे रोकता है। अपनी ब्लड मोल्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वह बहनों को रिस्ट्रेन करता है और सायाका को पकड़कर वहां से भाग जाता है। भागते हुए सुबारू के दिमाग में कंफ्यूजन का तूफान चलता है। साया के एक्शंस उसके पुराने सेल्फ से बिल्कुल अलग हैं। उसकी मेमोरीज पूरी तरह गॉन हैं और पर्सनैलिटी अनरिकॉग्नाइजेबल है। वह उससे पूछती है कि क्या वह अपनी बहनों को छोड़ने का इरादा रखता है, लेकिन सुबारू जानता है कि उसे आंसर्स चाहिए। उसे समझना होगा कि किंड्रेड होने का मतलब क्या होता है। बिल्डिंग के बाहर सुबारू का ध्यान एक विशाल स्क्रीन की तरफ जाता है, जहां न्यूज ब्रॉडकास्ट चल रही है। उसके वेल के साथ लड़ाई की फुटेज डोमिनेट कर रही है और अब उसका फेस पूरे सिटी में छाया हुआ है।